क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर जो है चौथा, उसके अंदर बैंकिंग और मौद्रिक नीति का अभ्यास करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने व्यापारी बैंक के कार्य देखे थे। आज हम मौद्रिक नीति के बारे में अभ्यास करेंगे। पहली तो ये बात है कि मौद्रिक नीति की आवश्यकता क्यों हुई। जब मुद्रा का उद्भव हुआ और अलग अलग प्रकार की बैंक का उद्भव हुआ, उसके अंदर साख सर्जन के बारे में भी हम अभ्यास कर चुके हैं। तो वो अलग अलग बैंक और मुद्रा का नियमन संचालन करने के लिए किसी संस्था की क्या हुई, आवश्यकता हुई। यदि मुद्रा का संचालन नहीं किया जाए तो मुद्रास्फीति है, मंदी की परिस्थिति है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है और उस पर नियंत्रण करना कैसा बन जाता है, आवश्यक बन जाता है। किसके लिए, अर्थतंत्र के लिए। अर्थतंत्र का विकास करना है तो कैसा होना चाहिए, ये मुद्रा कैसी होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, तभी सही तरीके से देश का विकास हो सकता है। तो अर्थतंत्र में स्थिरता लाने के लिए मुद्रा की मांग के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, और पूर्ति, वो दोनों का क्या करना पड़ता है, संचालन करना पड़ता है। और संचालन करने के लिए अलग अलग नीति बनानी पड़ती है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है। यहाँ पे मौद्रिक नीति के द्वारा जो मध्यस्थ बैंक होती है, मतलब कि आरबीआई, वो क्या करती है, अन्य व्यापारी बैंकों पे नियंत्रण रखती है। उनकी साख सर्जन की जो शक्ति होती है उस पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके दो प्रकार के साधन होते हैं, एक परिमाणात्मक साधन होता है, दूसरा होता है गुणात्मक साधन। आज हम इस वीडियो में परिमाणात्मक साधन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट परिमाणात्मक साधन, उसमें पहला टॉपिक क्या है, बैंक दर। यहाँ पे जो बैंक दर दिया गया है ये कैसा है, दीर्घ समय की अवधि के लिए होता है। जब व्यापारी बैंक को पैसे की ऋण की आवश्यकता होती है तब वो क्या करती है, आरबीआई के पास से दीर्घकालीन क्या लेती है, ऋण लेती है। और जिस ब्याज दर पे आरबीआई जो ऋण देती है उस ब्याज दर को क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। देखिए, व्यापारी बैंक मुद्रा की कमी महसूस करती है। जब उसके पास पैसा कैसा है, मुद्रा कैसा होती है, कम होती है, वो समय में वो किसके पास, आरबीआई के पास से क्या करती है, दीर्घकालीन ऋण लेती है। और उसके बदले में ऋण लेती है, उसके बदले में उसका क्या भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज का दर भी देना पड़ेगा। तो जिस दर से वो ब्याज ऋण लेती है वो दर को क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। यहाँ पे दो बात याद रखनी है, एक आरबीआई और दूसरी व्यापारी बैंक। ऋण कौन लेता है, व्यापारी बैंक, और ऋण देता कौन है, आरबीआई। कितनी समय अवधि, तो दीर्घकालीन, और जिस दर से देता है उसे कहा जाता है बैंक दर। यहाँ पे ये बोर्ड में क्वेश्चन बैंक दर का पूछा जाता है। अभी यहाँ पे एक सस्ती नीति है और दूसरी कौन सी है, महंगी नीति। ये ब्याज दर का प्रमाण, बैंक दर का प्रमाण जितना अधिक होता है तो वो कौन सी होगी, महंगी। ब्याज दर अधिक होगा तो ऋण पे ब्याज कैसा देना पड़ेगा, अधिक देना पड़ेगा। तो अधिक ब्याज देना पड़ेगा तो व्यापारी बैंक क्या करेगी, सोचेगी कि मैं ऋण लूं या न लूं। तो ऋण लेने का प्रमाण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसे कहा जाता है महंगी नीति। जब अर्थतंत्र में क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है, तो वो समय में आरबीआई के द्वारा बैंक दर कैसा कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। यदि व्यापारी बैंक के पास से कैसी हो, कम होगी, और ब्याज का दर कैसा होगा, ये अधिक होगा, तो आरबीआई के पास से ऋण का प्रमाण, मांगने का प्रमाण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके पास, व्यापारी बैंकों के पास रकम कम होगी तो वो किसी और को, सामान्य व्यक्ति को जो ऋण देता है उसका प्रमाण भी कैसा होगा, कम हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति कैसी होती है, इसके अंदर कंट्रोल में आती है। दूसरा है सस्ती नीति, अर्थात बैंक दर का प्रमाण कैसा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। मतलब ऋण कैसा हो गया, सस्ता हो गया। व्यापारी बैंक को सस्ते दर से जब ऋण मिलता है तो वो किसी और को ऋण देता है, सामान्य व्यक्ति को, वो भी उसका प्रमाण कैसा होता है, अधिक होता है। ये सस्ते दर की नीति आरबीआई कब अपनाती है, जब मंदी की सिचुएशन होती है तब। क्लियर। तो यहाँ पे दो प्रकार की नीति होती है, एक सस्ती और एक महंगी, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट, कौन से साल में कितने प्रमाण में बैंक दर रहा था, 1953 में कितना था, 3.5%। 1981 में कितना था, 10%। 1990 में कितना था, 12%।
और 2016 में कितना था, 7% जितना था। ये रेट जो है वो कैसा आरबीआई बदलती रहती है। फिर है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखिए यहाँ पे ये दीर्घकालीन था बैंक दर, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अल्पकालीन ऋण के लिए होता है। कैसा ऋण है, अल्पकालीन। कितना, 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन से कम, मतलब 15 दिन से कम समय की अवधि के लिए ये दिया जाता है। यदि व्यापारी बैंक ने आरबीआई से ये ऋण लिया तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है, रेपो रेट। व्यापारी बैंक क्या करती है, जामीनगिरी क्या करती है, आरबीआई को बेच देती है। क्या करती है, आरबीआई को बेच देती है, लेकिन कौन से दर से, निश्चित बट्टे के दर से। क्या, निश्चित बट्टे के दर से। तो उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट। लेकिन जब आरबीआई को पैसे की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है, तब वो व्यापारी बैंक से क्या करती है, ऋण लेती है। तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट दर। क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट दर। देखिए यहाँ पे लिखा है, आरबीआई से कौन लेता है, व्यापारी बैंक। व्यापारी बैंक से कौन लेता है, आरबीआई। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, रेपो रेट, और इसको क्या कहा जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। अभी इसका दर का प्रमाण दिया गया है। देखिए जनवरी 2006 6.5, और रिवर्स रेपो रेट कितना था, 5.5%। उसी तरह से मार्च 2010 कितना था, 5%। फिर कितना है, 3.5। फिर अगस्त 2016 6.5 और 6। ये भी सिचुएशन के हिसाब से आरबीआई क्या करती है, इसके अंदर चेंजेस करती है। और ये जो प्रतिशत का प्रमाण होता है, इसी पे क्या होता है, बैंकों की ऋण देने की क्षमता पे असर करता है। आगे है संकट के समय पर स्थिरता लाने के लिए। तो देखिए जामीनगिरी के सामने निश्चित से क्या देना, ऋण देना। इसे क्या कहा जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। ठीक है, जो जामीनगिरी होती है उसके सामने क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। आगे नकद रक्षित कोष, उसको कहा जाता है PRR। ठीक है, नकद रक्षित कोष अर्थात के बैंकों को क्या रखना पड़ता है, अपने पास जितनी जमा पूंजी होती है, जमा मुद्रा होती है, उसमें से थोड़े % क्या करने पड़ते हैं, नकद रखने पड़ते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा के अनुसार चालू जमा राशि के 5% और दीर्घकालीन जमा राशि के 2% कैसे किया गया था, तय किया गया था। लेकिन बाद में उसमें क्या कर दिया गया, सुधार कर दिया। कौन से साल से, 1926 के बाद कुल जमा राशि, कैसी राशि है, कुल जमा राशि। कुल जो जमा राशि मतलब चालू जमा राशि और दीर्घकालीन सबके मिलके 3% से 15% तक ये क्या कर सकती है, अनामत रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए आरबीआई बता सकती है। तो ये % कितने हुए, 3 से 15। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, PRR कितना होता है। उसी तरह से वैधानिक तरलता SLR, नकद कितनी रकम रखनी है, ये तो रखना ही है नकद रक्षित कोष, और दूसरी भी रखनी होती है, उसे कहा जाता है SLR। कुल जमा राशि के 25% उसको सरल स्वरूप में रखना पड़ता है। या तो ऐसी संपत्ति जिसको तुरंत बेच के क्या प्राप्त कर सकता है, नकद, जैसे कि सोना चांदी। ठीक है, या तो फिर सरकारी जामीनगिरी, वो भी कैसा है, सरल स्वरूप है। तो उसको अपनी 25%, कुल जमा राशि की 25% नकद, सोना या तो सरकारी प्रतिभूतियों में क्या करना पड़ेगा, जमा रखना पड़ेगा। छठा पॉइंट है खुले बाजार की क्रियाएं। यहाँ पे क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जामीनगिरी का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि आप सोच लो कि आरबीआई ने क्या किया है, जामीनगिरी प्रकाशित की है। क्या की है, जामीनगिरी प्रकाशित की। तो जामीनगिरी कौन खरीदेंगे, लोग या व्यापारी बैंक। तो लोगों के पास से पैसा उतना कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति कैसी होती है, कंट्रोल में आता है। उसी तरह से यदि जामीनगिरी उसने क्या की, क्रय की है, तो क्रय की मतलब क्या हुआ, उसने खरीदी तो पैसे लोगों के पास आएंगे या तो व्यापारी बैंक के पास आएंगे। तो लोगों के पास मुद्रा का प्रमाण कैसा होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति और आपूर्ति पे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जामीनगिरियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा मौद्रिक नीति का जो टॉपिक था, पहला ए
परिमाणात्मक साधन कैसा हुआ, कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना